Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel FE Exam Prep. Here I am once again with another part of our video of our series Most Expected 100 Plus Error for CU2 2024. तो जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ पार्ट्स में हमने लगभग 70 कंसेप्ट्स कर लिए हैं 70 क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो के अंदर हम 70 क्वेश्चंस के आगे करेंगे और बहुत अच्छे कंसेप्ट्स करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चलिए देखिए 71st क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखें। वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट विल ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर्स। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट आपसे पेपर में पूछा जाता है, इसके बारे में बस एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए होता क्या है कि ये जो हमारा कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक होता है नाइदर नॉर, एक होता है हमारा आइदर और एक होता है बोथ के साथ एंड। तो ये कुछ 4 पेयर होते हैं हमारे इंग्लिश के ग्रामर के अंदर। इन 4 पेयर के साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये पैरेललिज्म फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? पैरेललिज्म। मतलब कि ये जब भी पेयर के साथ आएंगे तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों के दोनों ही सेम रैंक के स्ट्रक्चर के साथ रखे होने चाहिए। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। एग्जांपल तो ये है ही, क्या है कि देखिए ये जो नॉट ओनली जो रखा गया है, इसके बाद हमने क्या रखा है, वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल। मटेरियल का मतलब ये एक नाउन है, ठीक है। तो नॉट ओनली के बाद आपने क्या रखा है, नाउन रखा है, ठीक है। ये कोई नाउन फॉर्म है। अब ये कहता है कि जब नॉट ओनली के बाद आपने नाउन रखा है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही या प्रोनाउन ही आना चाहिए। अब देख लेते हैं, बट विल ऑल्सो डिलीवर। डिलीवर हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। तो अब ये क्या हुआ, मिसमैच ऑफ, क्या हो गया, मिसमैच ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। जबकि हमें क्या करना है कि ये जितने भी चारों हमारे पेयर हैं इनको सेम रैंक के स्ट्रक्चर के साथ रखा करो। यानी कि मतलब अगर इनके साथ नाउन है तो इनके साथ भी नाउन, इनके साथ एडजेक्टिव है तो इनके साथ भी एडजेक्टिव, इनके साथ सेंटेंस है तो इसके साथ भी सेंटेंस, इसके साथ कंजंक्शन या जो भी है, तो सेम रैंक के स्ट्रक्चर के साथ हमें हमेशा क्या रखने चाहिए, इन पेयर्स को रखना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, आप कैसे ठीक करें। तो अब देखिए, या तो देखो बट ऑल्सो के साथ क्या है, डिलीवर, और इसके साथ क्या है, मटेरियल। तो मटेरियल नाउन होता है, ये वर्ब होता है। अब या तो इस सेंटेंस में भी नाउन हो तो ठीक हो जाए कि इसको उठाकर हम नाउन के साथ रख दें, लेकिन हमें मालूम है कि यहां नाउन नहीं है हमारे पास क्या है, 2 वर्ब है। तो ये डिलीवर हुआ, ये पैक हुआ, तो हम नॉट ओनली को पैक से पहले रख दें, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कैसे, वी विल नॉट ओनली पैक द मटेरियल प्रॉपरली बट विल ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यू। तो अब क्या हो जाएगा, नॉट ओनली के साथ भी वर्ब हो जाएगा और बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को फॉलो करना शुरू कर देंगे। सो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हमारे पेयर होते हैं कंजंक्शन के, ठीक है, इनके साथ हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर ही रखा करो। अगर अलग रैंक के स्ट्रक्चर रखोगे तो गलत आ जाएगा। देखो जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आप लोगों को। ही इज इट्स, या मैं लिखूं नाइदर इट्स ब्लैक नॉर रेड, नाइदर इट्स ब्लैक नॉर ब्लू। मान लो ये लिखा। अब आपको पता है कि नॉर के साथ क्या है, कलर लिखा हुआ है, लेकिन नाइदर के साथ इट्स लिखा हुआ है। तो अब हम इसको तो उठाकर इट्स से पहले लिख नहीं सकते क्योंकि इट यहां पर नहीं है, लेकिन हमारे पास कलर कॉमन है दोनों जगह पे, तो हम नाइदर को उठाकर यहां लिख लेंगे, तो हो जाएगा इट्स नाइदर ब्लैक नॉर ब्लू। तो कहने का मतलब है सेम रैंक के स्ट्रक्चर को ही ये फॉलो करते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा। तो जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया उसको ध्यान रखें, ठीक है। क्या बताया था, ये बात बताई थी कि ये जितने भी पेयर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको पेयर बताए ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर के साथ रखे होने चाहिए। तो अब हमारी गलती किस में है, हमारी गलती है इस पार्ट में, क्यू में। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। माई फादर दो ओल्ड गोज एवरीवेयर बाय फुट
अगला पार्ट हमारा नो एरर। अच्छा, ये बहुत सिंपल है, प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, तो आप ये ध्यान से देखें कि कभी भी फुट जो होता है ना, जो फुट होता है वो उसके साथ बाय नहीं लगाया जाता कभी, आप हमेशा लगाओ ऑन फुट, क्योंकि फुट जो है वो क्या है, एक तरीके से बेस है आपका, तो आप बेस के ऊपर खड़े हुए, तो वो सरफेस है, सरफेस की प्रपोजिशन क्या हुई, ऑन हुई, तो आपको क्या लिखना है, ऑन लिखना है, फुट से पहले बाय नहीं लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, ये सी। ठीक है बच्चों, तो हमेशा बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। बाय तो एक क्या होता है, एक वे ऑफ, मतलब इट्स अ मैनर, मतलब आप बाय बस हो सकते हो, बाय कार हो सकते हो, लेकिन फुट नहीं हो सकते, बाय फुट नहीं, फुट पर आप ऊपर हो उसके, तो ऑन फुट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, द रिमेनिंग वंस आर बोरिंग। अब देखो यहां पर जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ये कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव से पूछा गया है। एडजेक्टिव का एक कॉन्सेप्ट है क्या, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब वो सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होता है, तीन टाइप के नंबर होते हैं एडजेक्टिव में। क्या होता है, एक होता है हमारा ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर, दूसरा होता है हमारा कार्डिनल नंबर, और तीसरा होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव। ये तीन तरीके के नंबर जो होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। अब ये तीनों तरीके के नंबर जो होते हैं ना, इनका अपना एक सीक्वेंस होता है। अब मैं बता दूं ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एटसेट्रा। ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो सिंपल होते हैं, 1 2 3 4 एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव क्या होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, एटसेट्रा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव होते हैं आपके। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इनका सीक्वेंस बनता है वो क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डिनल आता है, फिर कार्डिनल आता है, और फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव। और जब भी सबसे पहले ऑर्डिनल आता है उससे पहले हमेशा आप क्या यूज किया करो, दा का यूज किया करो। तो ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है हमारे जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं उनका। अब इधर आ जाओ, यहाँ सीक्वेंस की ही गलती है। ये जो फर्स्ट होता है ये क्या है, कार्डिनल, ऑर्डिनल है हमारा, ये क्या है, कार्डिनल है। अब ऑर्डिनल को पहले लिखा जाना चाहिए, कार्डिनल को बाद में लिखाना जाना चाहिए, तो यहीं पर गलती है। तो क्या होना चाहिए, द फर्स्ट टू चैप्टर्स। क्या होना चाहिए, द फर्स्ट टू चैप्टर्स। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखने, पेपर में पूछा जाता है। गॉट इट। तो हमारे पहले ही वाले पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। अब देखो ये कॉन्सेप्ट पेपर में रिपीटेडली पूछा जाता है और आप इसे ध्यान से समझ लें। ये कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यू वर्सेस लिटिल, इसको समझ लें ध्यान से। ठीक है। अब फ्यू वर्सेस लिटिल में क्या होता है, तीन पार्ट बनते हैं, एक फ्यू, एक ए फ्यू, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, फ्यू में तीन बनते हैं, एक तो फ्यू खुद हो गया, एक ए फ्यू बनता है, और एक द फ्यू बनता है। यानी कि मतलब फ्यू के साथ ही तीन केसेस बन जाते हैं, एक तो विदाउट आर्टिकल, एक ए के साथ और एक द के साथ। इन तीनों का मीनिंग डिफरेंस हो जाता है। अब होता क्या है कि आपको ध्यान रखना है, जो फ्यू होता है वो हमेशा काउंटेबल के साथ ही लगता है, जितने भी नाउन काउंटेबल होंगे उन्हीं के साथ लगेगा। पहली बात तो आप इसके साथ ये ध्यान रखें। जब फ्यू को हमें बिना आर्टिकल के यूज करना हो तो बस एक ही बात ध्यान रखें कि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। कहने का मतलब यह है कि चीज तो हो सकती है वहां पर, लेकिन वो चीज कितनी भी हो, लेकिन जिस काम के लिए आप उसे यूज करना चाहते हो वो काम उससे हो नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी चीज कितने भी अमाउंट में हो, लेकिन अगर उस अमाउंट से तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा तो तुम उसे ना के बराबर ही मानोगे ना। तो फ्यू का सेंस वही होता है। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपके घर में मान लो 100 ग्राम चीनी पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन अचानक क्या होता है कि आपके घर में 20 से 30 मेहमान आ जाते हैं। अब आप कहो कि चाय बनानी है,
तो 100 ग्राम चीनी भी बहुत है, अगर एक बंदे के लिए बनाओगे तो 100 ग्राम चीनी बहुत है, लेकिन जितने गेस्ट आपके घर में आ गए हैं, क्या वो चीनी से आप उन सारे गेस्ट के लिए चाय बना सकते हो? तो अब वही चीनी क्या हो गई, ना के बराबर हो गई। अब वो चीनी चाहे चाय में आप डाल दो या मत डालो, चाय मीठी नहीं होने वाली। तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। एफयू का सिचुएशन तब बनता है जब वही अमाउंट है तो थोड़ा ही, लेकिन उस अमाउंट से आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए उन्हीं गेस्ट के लिए आपको अब चाय बनानी है और आपने देखा कि आधा किलो चीनी तो रखी हुई है, तो आधा किलो चीनी में सारे गेस्ट के लिए आपकी चाय बन जाएगी। आधा किलो भी कम है, पूरी यूज हो जाएगी, लेकिन काम तो हो गया ना। तो जब काम हो जाता है तो उसकी सिचुएशन ये बनती है। जब सिचुएशन आती है द फ्यू की, तो द फ्यू की सिचुएशन वो होती है जहां पर जिस भी चीज को आप यूज कर रहे हो वो आइडेंटिफाइड हो, आपको पता हो वो चीनी कौन सी है, जो चीनी आपने यूज की वो चीनी है कौन सी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हो आपके पास, तो फिर ये सिचुएशन बनती है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप कभी भी इसके लिए यूज करो तो नो लगाकर यूज किया करो। नो का मतलब कुछ नहीं, इसके लिए हमेशा सम लगाकर यूज करो, ठीक है। इसके लिए तो मैं बताऊंगा ही आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। अब पेशेंट रिकवर करेगा, अब यहां पर फ्यू की जगह अगर मैं नो या सम में से रखना चाहूं तो नो यहां सेंस सही बैठाएगा या सम सेंस बैठाएगा सही। अब बोला द डॉक्टर सेज दैट पेशेंट विल रिकवर इन नो डेज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो ये कहना चाहता है सम डेज। अगर सम डेज कहना चाहता है तो यहां सिचुएशन किसकी बननी चाहिए, ए फ्यू की। ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो ए फ्यू का यूज आप तभी करो जब वहां पर सम का सेंस आता हो, और फ्यू का यूज तभी करो जब वहां नो का सेंस आता हो। एक नो का भी आंसर मैं आपको दे देता हूं, मतलब एक एग्जांपल दे देता हूं। देखो, द क्लास वॉज कैंसल्ड सिंस डैश स्टूडेंट्स, सिंस डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब मान लो ये सेंटेंस है और इसमें फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में से आपको भरना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहां क्या भरना है, तो यहां एक बार नो बोल के देखो और एक बार सम बोल के देखो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या आना है। अब अगर कोई बच्चा कहता है द क्लास वॉज कैंसिल सिंस सम स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो सम का मतलब है कि पॉजिटिव सेंस है, सम का मतलब है कुछ आए हैं। अगर कुछ आए हैं तो क्लास कैंसिल क्यों हुई, क्लास कैंसिल होने का मतलब यह है कि जितने भी वो स्टूडेंट थे तो क्लास चलाने के लिए वो सफिशिएंट नहीं थे, इसका मतलब हमने उन्हें ना के बराबर ही माना। ना के बराबर ही माना तो नो स्टूडेंट रहेगा ना, सम तो रहेगा नहीं। तो इसका मतलब है द क्लास वाज कैंसिल्ड सिंस नो स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ठीक है। अगर नो बोलना चाहते हो तो इसका मतलब है यहां फ्यू आना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब मैं दा का भी एक एग्जांपल देके बता देता हूं। डैश डैश स्टूडेंट्स that were present yesterday got some important lectures, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ना तो नो का सेंस है ना सम का सेंस है, सीधी सी बात है। हमें फ्यू जो लगाना है इन स्टूडेंट्स के लिए लगाना है। अब ये स्टूडेंट्स कौन से हैं, यहां पर इसको क्लियर किया है दैट वर प्रेजेंट यस्टरडे। ये जो बात लिखी गई है इन स्टूडेंट का क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तो जब हमें यह बात पता लग गई कि कौन से स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कल प्रेजेंट थे, तो ये क्या हो गया, डिस्क्राइब कर दिया गया। जिस चीज को डिस्क्राइब कर देते हैं वो डेफिनेट हो जाती है, और डेफिनेट जब नाउन हो जाता है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगता है। तो यहां द का सिचुएशन बना, तो यहां आ जाएगा द फ्यू। तो मैंने यही समझाया कि जब सिचुएशन हो नो की, यानी कि मतलब चीज तो है बट उससे काम नहीं हो पाएगा, तो बिना आर्टिकल के लिख लो उसको। जब सिचुएशन हो सम की, यानी कि मतलब चीज है तो कम ही लेकिन उससे काम हो जाएगा, तो सम आप लगा लो ए फ्यू। लेकिन जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो वो चाहे कम है ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो आइडेंटिफाइड है कि वो कौन सी है, तो फिर आपको वहां पर द लगाना चाहिए। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अभी आगे चलते हैं। तो यहां हमारा किसमें गलती थी, सी पार्ट में, ठीक है। चलिए अगला, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर इन द रनिंग ट्रेन। अब देखो वैसे तो आप देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट मैं कई बार समझा चुका हूं, पिछले लेक्चर्स अगर आप मेरे देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो एक बहुत सीधी सी बात है
कि यहाँ हमारी दो क्लॉजेज हैं, एक मेन क्लॉज द मेन डिसअपीयर्ड और दूसरी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज ये वाली। तो एक बहुत मोटी मोटी सी बात है जो आपको समझनी है कि जब भी आपकी मेन वर्ब पास्ट हो तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट कभी नहीं हो सकती। अगर आपकी मेन वर्ब पास्ट है तो इसे भी पास्ट होना चाहिए, तो पास्ट होना चाहिए तो हैज की जगह क्या करो, हैड लिखो। जब ये बात, ये जो बोला जा रहा है मैन जो था डिसअपीयर्ड हुआ आफ्टर ही हैड कमिटेड, तो ये डिसअपीयर्ड होने से पहले ही काम हुआ, तो ये तो और भी पास्ट होना चाहिए, तो देखो ये पास्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा एरर किस में है, बी पार्ट में बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यू एज वेल एज ही इज एक्सपेक्टेड टू चॉक आउट प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अब देखो ये जो है ना कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब अगर हमें ये पता लग जाए कि यू और ही क्या ये दोनों सब्जेक्ट हैं, तो आपके समझ में आ जाएगी बात। देखो ये क्वेश्चन में ना डबल मिस्टेक हो रही है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, हो सकता है इसमें क्या हुआ हो, प्रिंट वो आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, मैं आपको समझाता हूं। यू एज वेल एज ही इज एक्सपेक्टेड टू चॉक आउट, ये जो एज वेल एज होता है ना बच्चे, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज माना जाता है। ठीक है, अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो ये जो हमारा ही है ये हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा यहां गलती है, मिस्टेक है, यहां क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए था। या थोड़ो हिम अगर मैं लिख देता हूं तो आपको समझ में वैसे भी आ जाएगा। मैं यहां पर कुछ नाम लिख देता हूं तो उससे ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा, देखो यू एज वेल एज राम, ये कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब जब मैंने यहां राम लिख दिया तो राम का तो सब्जेक्टिव केस भी राम ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी राम ही होगा। सो वी कैन नॉट क्लियर हियर के वी कैन नॉट क्लियर इट हियर कि राम यहां सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। सो वो किससे पता लगेगा, हमें इस बात से पता लगेगा कि जो एज वेल एज होता है ये क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन की तरह ही काम करता है, प्रीपोजिशन फ्रेज होती है। अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो हमने हमेशा बताया कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड लिखा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें पता है कि राम यहां पर सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर राम सब्जेक्ट होगा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होता। तो सब्जेक्ट हमारा कौन बचा, यू। लेकिन यहां लगा क्या रखा है, इसने इज लगा रखा है, तो यहां क्या हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। राम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट न लग के यू के अकॉर्डिंग। यानी कि मतलब कभी भी एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, along with, not only, सॉरी नॉट ओनली कह रहा हूं, एंड नॉट, टुगेदर विद, ठीक है। इस तरीके के फ्रेजेस कभी आते हैं तो अगर एक नाउन यहां लिखा है और एक नाउन यहां लिखा है तो आपको पता होना चाहिए ये नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट माना जाएगा और ये नाउन हमेशा सब्जेक्ट माना जाएगा। तो हमारी जो वर्ब लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग लगेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। तो अब एज वेल एज के थ्रू नाम को सब्जेक्ट मान नहीं सकते, यू के अकॉर्डिंग लगाओगे तो हमारा एरर किस में बन गया, बी में बन गया। तो हमारा जो अगला आंसर है वो है बी। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द गर्ल हुम आई थिंक हैड ब्रोकन द विंडो पेन विद हर बॉल। अब देखो यहां पर भी समझते हैं, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बड़ा ट्रिकी होता है लेकिन मैं यहां समझाता हूं आपको। एक्चुअल में ये जो हु लगाए या हुम लगाए, जो भी लगाए, वो किसके लिए लगाए, इस गर्ल के लिए। ठीक है, दिस इज द गर्ल। अब इसी गर्ल को आगे हमें रिलेट करना है सेंटेंस में, तो उसे हम हु या हुम से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे आगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही यही होता है कि अगर पीछे वाले किसी ऑब्जेक्ट को या पीछे वाले किसी कॉम्प्लीमेंट को अगर आप किस में बनाते हैं, आगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो आगे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये जरूर चेक करना है। अगर वो सब्जेक्ट है तो आपको हु लिखना है, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या लिखना है, हुम लिखना है। अब हमें ये देखना है कि जो गर्ल है इस वाले सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो अगर वो सब्जेक्ट है तो हु लिखो, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो हुम लिखा रहने दो। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। अब कह दिस इज द गर्ल हुम आई थिंक। अभी जो आई थिंक बोला, ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हो गया, हैड ब्रोकन द विंडो। अब
इस गर्ल ने ही ये ब्रोकन करी है विंडो, इसका मतलब वो अपने एक्शन की डूअर है। अगर वो अपने एक्शन की डूअर है तो सब्जेक्ट हुई सेंटेंस की, क्योंकि इस हैड के लिए ये सब्जेक्ट है। तो यहां पर जो हुम लगा रखा है ना, ये गलत है, यहां क्या लगाना चाहिए, हु लगाना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, इसके जगह आंसर आ जाएगा हु। दिस इज द गर्ल हु आई थिंक हैड ब्रोकन द विंडो पेन विद हर बॉल। अब ये बात तुम्हें ज्यादा अच्छी क्लियर तब हो जाएगी जब इस सेंटेंस को तुम ये मान के चलो ये है ही नहीं यहां पर। तो अब बोल के देखो क्या होगा, दिस इज द गर्ल हु हैड ब्रोकन द विंडो पेन विद हर बॉल। अब बात समझ में आ गई। बेसिकली बात ये थी कि जो ये जो सेंटेंस था ये एक्स्ट्रा सेंटेंस है, एक्चुअल में इस सेंटेंस का वो लड़की क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके लिए उसे हमें सब्जेक्ट बनाकर हु को रखना पड़ेगा। बात क्लियर होती है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोर देन वन शिप वर संक इन द नवल बैटल दैट फॉलोड। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है हमारा किसका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। अब ज्यादातर बच्चों को ये बात नहीं पता है, ये हमारा फ्रेज होता है एक मोर देन वन, और एक होता है मोर, यहां पर नाउन आ जाता है। मैं आपको समझा देता हूं इसको सिंपल सी बात में। जब भी मोर देन के बाद वन आएगा तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन, और अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है इसी का, उसमें क्या होता है, मोर के तुरंत बाद क्या होता है, नाउन आ जाता है। तो मोर के बाद आएगा तो क्या आएगा, प्लूरल नाउन, फिर आता है देन, और फिर आता है वन। अब ये क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। इधर हमारा सब्जेक्ट कौन था, ये, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। अब हमारा प्लूरल नाउन है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान रखोगे। तो अब ये कह रहा है मोर देन वन शिप वर। अब यहां पर ये जो शिप है वन के साथ आई है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो वर तो लगा नहीं पाओगे, यहां क्या लगाओगे, वॉज। लेकिन अगर ये ऐसे होता, मोर शिप देन वन वर या वॉज, तो ये गलत हो जाता। एक तो मोर के बाद ये शिप्स होना चाहिए, और अगर ये शिप्स है तो शिप्स के बाद हमें वॉज नहीं वर लगना चाहिए। तो सिंपल सी बात यही है कि बस आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है कि मोर देन वन बोलोगे तो सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, मोर के बाद नाउन बोलोगे तो मोर के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब भी आपकी प्लूरल आ जाएगी। बात समझ में आई। तो हमारा पहले वाले में ही एरर है, ये रहा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न्ड सोर। देखा, अगली बार फिर से यही क्वेश्चन हमारा, मैंने जितनी भी वीडियोस पिछली बनाई है हर वीडियो में आपके पास एक ना एक क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस से पूछा गया है। यहां पर भी कंडीशनल है, लेकिन ये क्या है, जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में बच्चों समझ लो क्या होता है, जीरो कंडीशनल में हमारे दोनों ही, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और उसका रिजल्ट स्टेटमेंट होता है, दोनों ही क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं। अब होता क्या है कि फर्स्ट कंडीशनल में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कंडीशनल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आप कंडीशन रखते हो उसका रिजल्ट के आने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, तो वो फर्स्ट कंडीशनल होता है। सेकंड कंडीशनल में हमारे कंडीशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिल्कुल लो हो जाती है, इसलिए उसे सेकंड कंडीशनल में लिखते हैं। और थर्ड कंडीशनल में हम रिजल्ट भी पास्ट का बताते हैं और प्रोबेबिलिटी भी पास्ट की बताते हैं, तो उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो पास्ट की बात होती है। लेकिन जीरो कंडीशन में हमें जो कंडीशन रखी जाती है, तो कंडीशन अगर अप्लाई होगी तो उसका रिजल्ट 100% आएगा, ये जीरो कंडीशन होती है। जैसे अगर मैं बोलूं यदि तुम पानी को उबालोगे तो वो, या मैं बोलूं अगर तुम पानी को हीट करोगे तो वो उबलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब तक तुम पानी हीट नहीं कर रहे तब तक तो नहीं उबला, लेकिन जैसे ही पानी को हीट किया तो वो उबलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो जीरो कंडीशन में साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, प्रोवर्ब्स या रियलिटीज को ही लिखा जाता है। अब आ जाओ इधर, वो कहता है इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क, अगर मिल्क के अंदर हम लेमन के कुछ फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे तो वो सोर हो जाएगा। क्या ये बात ऐसा करने पे ऐसा 100% होगा या नहीं होगा? तो तुम कहोगे सर 100% होगा। तो ये बात जो है जीरो कंडीशन में लिखी जानी चाहिए। अब जीरो कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो कंडीशनल क्लॉज होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, और जो हमारी रिजल्ट क्लॉज होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है।
जैसे मैंने बता देता हूं, इफ के साथ सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस लगाते हैं हम, देन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, और उसका रिजल्ट होता है वो भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस देन उसका ऑब्जेक्ट। तो ये बनता है। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। इसे काटो, अब इसे क्या कर दो, टर्न्स, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका, कंडीशनल सेंटेंस का। और लगभग मैंने अपनी सारी वीडियोस में, जितनी भी वीडियो मैं करा रहा हूं, उसमें मैं आपको सारे कंडीशनल करवा चुका हूं इसी तरीके से। 0 भी हो गया आज, इससे पहले सेकंड भी करवा चुका हूं, थर्ड भी करवा चुका हूं और फर्स्ट भी करवा चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। अब फिर से वही बात कि हमें ध्यान रखना है कि बात कब की हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। तो कोई भी बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी ये बात बता देगा कि ये कब की बात कर रहा है, जब वो 5 साल का था। ठीक है, और जब वो 5 साल का था तो हमें पता है कि ये बात कब की हो रही है, पास्ट की। तो कैन को हम प्रेजेंट फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन को हमें भी, इसे भी पास्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, कुड। ठीक है, तो आई कुड स्विम वेरी फास्ट। एक्चुअली क्या होता है, मॉडल वर्ब में पास्ट की एबिलिटीज बताने के लिए कैन का यूज नहीं, कुड का यूज किया जा सकता है। तो पास्ट की एबिलिटीज बताने के लिए कुड का यूज किया करो। ठीक है, तो यहां कैन नहीं आएगा, यहां कुड आएगा। तो इसका क्या होगा आंसर, ये वाला, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में बात कर रहे हो तो कैन नहीं लिख सकते, कुड लिखोगे। कैन प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट, दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली इंजॉइंग गुड हेल्थ। देखिए हमारे इस सेशन का, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखें। फिर उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट 2 वीडियोस आएंगी उसमें हमारा ये जो सेशन होगा, हमारा जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम एक नई सीरीज के साथ आएंगे, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। चलिए देखते हैं इसको। दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली इंजॉइंग गुड हेल्थ। अब देखो ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। कैसे, ये पहले इसने क्या लिखा है, दोज। अब इस दोज को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हु। अब हमें मालूम है हु की अपनी कोई वर्ब तो होती नहीं है। ठीक है, तो हु की वर्ब अपनी नहीं होती, तो हु किसकी वर्ब लेता है, हु जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वही तो ये भी बन जाएगा। अगर दोज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी तो आगे वाले सेंटेंस के लिए दोज ही हो गया। तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट है ये इस फॉलो वर्ब का। ठीक है, अब अगर ये हु है तो अगर सिर्फ मैं हु लिख दूं आपके लिए और मैं बोलूं कि इसके लिए वर्ब लगाओ, क्या लगाओगे, तो कोई पर्टिकुलर वर्ब नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हु सिंगुलर भी हो सकता है, हु प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन हु लगा किसके लिए है, ये डिसाइड करेगा कि हु क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहां साफ पता लग रहा है हु किसके लिए लगा है, दोस्त के लिए, तो ये प्लूरल हो गया। अब प्लूरल के प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, चेक कर लेते हैं वर्ब प्लूरल है कि नहीं। हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज, अब इज जो है वो हु के लिए लगा है, लेकिन हु तो प्लूरल है। अगर हु प्लूरल है तो ये इज नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, आर। तो यहां पर ये मिस्टेक है। तो हमारा किस में गलती हो गई, सी पार्ट में। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वीडियोस लेकर आऊंगा। ठीक है, बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस देखते रहें। ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करते रहें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी इनका नोटिफिकेशन आपको आएगा और नॉलेज को जितना फैलाएंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।